हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर एंड वेलकम बैक टू माय लेक्चर सीरीज़। अभी तक हम लोग 5 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमने इन टोटल 50 रूल्स किए हैं एंड रिमेंबर दैट दीज 50 रूल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अभी हम लोग 50 ऑनवर्ड्स हम करेंगे, 51 to 60 आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे और आज की क्लास में अगेन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, और अगर वीडियो पसंद आता है, प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं या नहीं देखे हैं तो देख लो, अगर देखे हैं तो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। और हाँ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके नोन में हैं जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है, एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो भी शेयर करना। ऑलराइट, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 51 से। ठीक है, सो दिस इज़ योर रूल नंबर 51। इसमें मैं आप लोगों को 2 प्रेपोजिशंस के बारे में बता रही हूँ जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती हैं काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो वो 2 प्रेपोजिशंस कौन कौन से हैं? इन और इनटू। तो अभी हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं? इन और इनटू के डिफरेंस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि इन कहाँ यूज़ करते हैं और इनटू कहाँ यूज़ करते हैं। आप में से वो लोग जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और जिनको नहीं पता है कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ उनके लिए कि प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, उसके बाद इन और इनटू पे आते हैं। तो प्रेपोजिशंस देखो, प्री प्लस पोजीशन बता के ये 2 वर्ड्स को ऐड करके हमारे पास बनता है प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशंस क्या वर्ड होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वर्ड से पहले लग के उसके प्री मतलब पहले लग के उसकी क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। एंड ये कौन कौन से होते हैं? आप लोग अक्सर ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हो, इन, on, after, before, into, at, between, among, up, down, ये सारे वर्ड्स आप लोग यूज़ करते हो पोजीशन बताने के लिए। तो यही वाले वर्ड्स को हम लोग प्रेपोजिशंस कहते हैं। अभी की क्लास में हम लोग कौन से प्रेपोजिशंस कर रहे हैं? इन और इनटू का डिफरेंस कर रहे हैं। तो जब बात आती है इन की, तो इन क्या बताता है? पोजीशन बताता है, मतलब स्टैटिक। इट इम्प्लाइज स्टैटिक। स्टैटिक मतलब ये वो पोजीशन बताता है जो रेस्ट में है और किसी एरिया के अंदर है। किसी भी एरिया के अंदर कोई चीज़ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, व्हाटएवर इट इज़, वो रेस्ट पे है, वो स्टैटिक है किसी एरिया के इनसाइड, उसके लिए हम लोग इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं रूम में बैठी हूँ तो मैं कैसे बोलूँगी? आई एम सिटिंग इन द रूम। आई विल नॉट से आई एम सिटिंग इन टू द रूम, है ना। तो एक ऐसी पोजीशन बताता है स्टैटिक, समथिंग रेफर्ड इज ऑलरेडी इनसाइड, जो ऑलरेडी किसी एरिया के अंदर स्टैटिक पोजीशन में है, उसके लिए हम लोग इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई रूम है और इसके अंदर मैं बैठी हुई हूँ, तो ये उसकी कौन सी पोजीशन बताएगा? इन द रूम। ठीक है, अब बात आ जाती है इनटू की। प्रेपोजिशन इनटू इम्प्लाइज कमिंग टूवर्ड्स समथिंग। जब हम एक एरिया के अंदर ऑलरेडी नहीं हैं, ठीक है, बाहर से अंदर जाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मोशन दिखाने की बात हो रही है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, उसके लिए हम लोग इनटू यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम वॉकिंग इनटू द रूम। ठीक है, ही इज़ जंपिंग इनटू द रिवर। ऑलरेडी रिवर में नहीं है, रिवर में जंप कर रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है। ठीक है, जंपिंग इनटू द रिवर। फेल इनटू द वेल। ऑलरेडी वेल में नहीं है, गिरा है, बाहर से अंदर गिरा है, आउटसाइड टू इनसाइड, इनटू। समझ में आया? तो इन ऑलरेडी जब आप एक एरिया के अंदर हैं, किसी चीज़ में है ऑलरेडी, और इनटू जब मोशन रिप्रेजेंट करना, बाहर से अंदर की तरफ मोशन को रिप्रेजेंट करना, इनटू होता है। विल टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे कि मैं बोलूँ, ही इज़ सिटिंग डैश क्लासरूम। अब मुझे बताओ, ही सिटिंग इन क्लासरूम आएगा या इनटू क्लासरूम आएगा? इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस। अब सिटिंग है, बैठा हुआ है, स्टैटिक पोजीशन है, इन क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट, ही जंप्स डैश रिवर। ठीक है, उसने रिवर में जंप किया या वह रिवर में जंप करता है। अब ऑलरेडी रिवर में है या रिवर में बाहर से अंदर की तरफ जंप कर रहा है। जंप एक मोशन वाला वर्ब है, ये स्टैटिक नहीं बता रहा है, ये रेस्ट नहीं बता रहा है, ये मोशन बता रहा है कि बाहर से अंदर। तो क्या आ जाएगा? इनटू आ जाएगा। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। आई गेस बहुत सिंपल है, सबको क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज़ मुझे आप लोगों से पूछनी है, मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास लगाई होगी तो मैंने आप में से बहुत लोगों को ये बताया भी है। एक सेंटेंस लिखती हूँ, ही एंटर्स
इन स्लैश इनटू द हॉल, ठीक है, ही एंटर्स इन स्लैश इनटू द हॉल। अब मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, ही एंटर्स इन द रूम और ही एंटर्स इनटू द हॉल और इन द हॉल। तो आप में से कुछ ऐसे भी कहेंगे कि मैम इनटू आएगा क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ एंट्री हो रही है। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, एंटर है, इसके साथ ना तो इन लगेगा ना तो इनटू लगेगा, आपका सेंटेंस क्या बनेगा, ही एंटर्स द हॉल, इसके साथ कुछ नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, ये तो बाहर से अंदर की मोशन बता रहा है, इसीलिए नहीं लगेगा क्योंकि एंटर वर्ड का मतलब ही होता है बाहर से अंदर की तरफ जाना। समझ आई बात, एंटर वर्ड का मतलब ही होता है कि बाहर से अंदर की पोजीशन बताना, हम कहीं एंटर कर रहे हैं, दैट मीन्स किसी एरिया के अंदर हम लोग जा रहे हैं, राइट। तो जब इस वर्ड का मतलब ही ये है, तो इस वर्ड को या इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए मैं एक्स्ट्रा प्रेपोजिशंस क्यों लगाऊंगी, एक्स्ट्रा लगा दिया मतलब सेंटेंस सुपरफ्लॉस हो गया, और सुपरफ्लॉस सेंटेंस गलत होते हैं, है ना। तो हमें दो वर्ड्स ऐसे नहीं लगाने हैं, जब हमारा वर्ब ही बता रहा है पोजीशन, तो हम प्रेपोजिशन क्यों लगाएं, ठीक है। एक सेंटेंस में दो वर्ड जैसे नहीं आने चाहिए जो एक जैसा मीनिंग बताते हैं। अब ये अगर आप लोगों को समझ आया तो एक पॉइंट साथ में नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। When telling about entering a physical area, we do not use enter into, हम सिर्फ क्या यूज़ करते हैं, एंटर यूज़ करते हैं। जब भी हम फिजिकल एरिया में एंटर करने की बात करते हैं और हमने एंटर वर्ड यूज़ किया है, तो हम एंटर के साथ इनटू नहीं लगाते, हम सिर्फ एंटर लगाते हैं। वी एंटर द रूम, वी एंटर द हॉल, वी एंटर द म्यूजियम, वट एवर इट इज़, एंटर इनटू नहीं लगाते। फिजिकल एरिया मतलब कोई भी फिजिकल प्लेस हो सकती है, प्लेस में एंटर करने के लिए हम लोग एंटर इनटू नहीं लगाते। येस, यू कैन से वॉक इनटू, वॉक के साथ इनटू लगा सकते हो, एंटर वर्ड के साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका मीनिंग ही होता है बाहर से अंदर की मोशन, है ना। लेकिन जब हम बात करें एंटर इनटू की, तो एंटर इनटू स्टूडेंट्स एक फ्रेजल वर्ब भी है। क्या है ये, एक फ्रेजल वर्ब भी है। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा कि मैम ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो इंग्लिश में हम लोग फ्रेजल वर्ब्स किसे कहते हैं, हम लोग फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं ऐसे वर्ड्स को जो एक वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन से बने हैं, ठीक है। जैसे आप लोग बहुत कॉमनली वर्ड यूज़ करते हो, ब्रेकअप हो गया, है ना, बड़ा कॉमनली आप ये वर्ड यूज़ करते हो, ब्रेकअप हो गया। अब ये ब्रेकअप वर्ड जो है दो वर्ड से मिलके बना है, ब्रेक एक वर्ब है और अप एक प्रेपोजिशन है। वर्ब और प्रेपोजिशन को मिला के बना ब्रेकअप। तो ये एक अलग, अब ब्रेक का मतलब तो होता है टूटना, अप का मतलब तो होता है ऊपर, तो ब्रेकअप का मतलब रिश्ता टूटना, है ना, यही मतलब होता है ना। तो ये दो वर्ड्स जब मिले, इन्होंने एक अलग ही मीनिंग हम लोगों को दे दिया। तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं प्रेपोजिशंस। वर्ब्स के बाद कुछ प्रेपोजिशंस लगते हैं फिक्स्ड, उनको हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी कह सकते हैं, या फिर हम उन्हें फ्रेजल वर्ब्स भी कहते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकली ऐसे वोकैबुलरी टाइप में हम लोग बोलें तो एक अलग मीनिंग देते हैं, ठीक है। तो एंटर इनटू, जब एक्चुअल में किसी फिजिकल एरिया में एंटर करने की बात हो रही है, हम एंटर इनटू नहीं लगाते। लेकिन एंटर इनटू एक फ्रेजल वर्ब भी है, और इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी भी डिस्कशन में, किसी भी मैटर में, किसी भी सिचुएशन में एंटर करना, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल किसी की डिस्कशन हो रही है, आप डिस्कशन में इंटरफेयर कर रहे हो, डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हो, तो यू आर एंटरिंग इनटू द डिस्कशन। अब वो कोई फिजिकल एरिया नहीं है, डिस्कशन जो है वो कोई रूम हॉल, कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, वो काइंड ऑफ एक सिचुएशन है ना, हम एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं उसको। तो उसके लिए हम लोग एंटर इनटू लगा सकते हैं। तो यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एंटर इनटू अ फ्रेजल वर्ब, एंटर इनटू इज अ फ्रेजल वर्ब व्हिच मीन्स एंटरिंग इनटू अ सिचुएशन, ठीक है। कोई मैटर हो सकता है, कोई डिस्कशन हो सकता है, कोई डिबेट हो सकता है, एनीथिंग, हिस्सा बनना या इंटरफेयर करना, उसके लिए हम लोग एंटर इनटू लगा सकते हैं। लेकिन फिजिकल के लिए, फिजिकल प्लेस के लिए सिर्फ एंटर, ठीक है ना। ये
वैसे ही मुझे एक्सेप्शन ध्यान में आ गया, इसीलिए मैंने आपको बता दिया एंटर वर्ड के साथ। जो मेन है आपका इन और इनटू का डिफरेंस आप लोग याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल करते हैं, रूल नंबर 52। सो रूल नंबर 52 देखो क्या बोला है, इम्पॉर्टेंट है और इसको आप लोग जनरली सेंटेंस में यूज़ भी करते हो बट आप रियलाइज़ नहीं करते हो। देखो, वेन एवर द वर्ड नो इज़ यूज इन अ सेंटेंस इट इज़ नॉट डायरेक्टली फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव टू। जब भी हम लोग नो यूज़ करते हैं तो नो के डायरेक्टली बाद हम लोग टू नहीं लगाते, मतलब नो वर्ड हमने यूज़ किया तो इसके डायरेक्टली बाद टू अगर लगा है तो वो गलत है। ठीक है, हम लोग इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए सेंटेंस को क्या यूज़ करते हैं, हाउ, व्हेन, बाय, वेयर, ऐसे वर्ड्स का हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सिंपल सी एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखी है, आई डोंट नो टू मेक टी, मुझे नहीं पता चाय कैसे बनाते हैं। आई डोंट नो टू मेक टी, क्या ये सेंटेंस गलत है? आपको पढ़ने में ही लग रहा होगा कि नहीं ये सेंटेंस मुझे फिजिबल नहीं लग रहा, कुछ अजीब लग रहा है। तो इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे? नो के डायरेक्टली बाद टू नहीं आएगा, इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे? आई डोंट नो चाय कैसे बनाते हैं, कैसे मतलब हाउ टू मेक टी। जैसे कि मैंने बोला हम लोग ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हैं इसको फिजिबल बनाने के लिए, इसको और ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आई। अब मैं बोलूँ आई डोंट नो स्विमिंग, ठीक है, मुझे स्विमिंग नहीं आती, आई डोंट नो स्विमिंग, गलत, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं आई डोंट नो टू स्विम, रॉन्ग, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ठीक है, आई डोंट नो टू स्टार्ट, रॉन्ग, आई डोंट नो व्हेन टू स्टार्ट, राइट। तो ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, तो नो के बाद डायरेक्टली टू नहीं लगाना है, ऐसे वर्ड्स को यूज़ किया जाता है टू मेक इट मीनिंगफुल। क्लियर टू एवरीबडी, ये रूल तो सबको समझ में आ गया होगा। आप जनरली ऐसे सेंटेंसेस यूज़ भी करते हो। अब ये आपको करवाने का मतलब क्या है, मैं एरर वाला सेंटेंस क्यों दे रही हूँ या करेक्शन और इनकरेक्ट सेंटेंस दोनों क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है एरर डिटेक्शन, है ना, एरर करेक्शन, सेंटेंस रिप्लेसमेंट, सेंटेंस करेक्शन, ऐसे हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ठीक है, चलो 53 रूल पे आते हैं। अब क्या बोला है, देयर आर सर्टेन वर्ड्स विच ऑलवेज फॉलो टू प्लस वर्ब का ing फॉर्म। देखो जनरली क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, टू के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे सिंपल सी एग्जांपल आपको दूं, आई वॉन्ट टू प्ले और प्लेइंग। ठीक है, मैं आपको ये बोल दूँ, बताओ क्या आएगा, आई वॉन्ट टू प्ले आएगा या आई वॉन्ट टू प्लेइंग आएगा? तो ऑल ऑफ यू विल आंसर कि मैम आई वॉन्ट टू प्ले आएगा, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ing नहीं लगेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ, दीज आर सम, हम बोल सकते हैं कि फिक्स्ड प्रेपोजिशन या फिर फ्रेजल वर्ब्स या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद टू तो है लेकिन टू के बाद क्या लगता है, वर्ब का ing फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगता। ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं वो लगता है, या फिर इसको हम जेरेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब वर्ब का ing फॉर्म जनरली नाउन की तरह बिहेव करता है ना, एक नाम की तरह बिहेव करता है, उसको हम ग्रामर में जेरेंड्स बोलते हैं, तो वही है ये। तो ऐसे जब आपको ये लिस्ट जो दिख रही है, ऐसे वर्ड्स आपको दिख जाएँ तो उसके बाद आप वर्ब का ing फॉर्म लगाते हो। एक सिंपल एग्जाम्पल और बहुत कॉमन है, बहुत बार एग्जाम्स में आती है, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दो सेंटेंसेस दूंगी, यू हैव टू टेल मी कि आपको कौन सा वाला सेंटेंसेस में सही लग रहा है। ठीक है, देखना सब लोग। आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। ठीक है, दिस इज योर सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, आई लुक फॉरवर्ड टू hearing from you। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दो सेंटेंसेस हैं, देखो और बताओ कौन सा वाला सही है। अब आप लोग में से काफ़ी लोग जिनको एग्जैक्ट नहीं पता होगा या जिसने रूल नहीं समझा अभी तक, वो यही बोलेगा कि मैम फर्स्ट वाला सेंटेंस इज़ करेक्ट एंड द सेकेंड वन इज़ रॉन्ग। लेकिन फर्स्ट वन इज़ रॉन्ग, सेकेंड वन इज़ करेक्ट, है ना इंग्लिश अजीब। तो देखो क्या है, जैसे मैंने बोला लुक फॉरवर्ड टू,
पढ़ने में हमें जो हमेशा सही लगता है ग्रामर में वही सही नहीं होता, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसा करते हो कि कोई चीज़ पढ़ने में सही लग रही है तो हाँ वो ग्रामेटिकली भी सही है, क्योंकि ये सेंटेंस पढ़ने में तो सही लग रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको समझनी पड़ेंगी, और समझोगे कैसे? यहाँ से सीख के और प्रैक्टिस करके, है ना। तो क्या है, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, वर्ब का ing फॉर्म लगता है। अब एक सिंपल से एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ से तो सब लोग सही बोलोगे। आई एम एडिक्टेड टू स्मोक। आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग। कौन सा वाला सही है? आई एम एडिक्टेड टू स्मोक और आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग। नो, ऑल ऑफ यू विल से आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग। एडिक्टेड टू के बाद ing फॉर्म लगा स्मोक का, एडिक्टेड टू के बाद वर्ब का ing फॉर्म। फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकेंड इज करेक्ट, है ना। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट लगा है इन सब के बाद क्या आएगा? वर्ब का ing फॉर्म आएगा। ये तो समझ में आ गया। अभी जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना आप लोगों को, क्या लिखा है? बी यूज्ड टू के साथ वर्ब का ing फॉर्म। ये वाला मैं आपको समझा देती हूँ, मे बी आप लोगों को नहीं पता हो। अब यहाँ पे बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, याद रखना। बी का मतलब है यहाँ पे इज, एम, आर या फिर वॉज, वर। तो कहने का मतलब क्या है, यूज टू से पहले अगर इज, एम, आर और वॉज, वर लगा है, इनमें से कोई भी एक वर्ड लगा है, कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो वर्ब का ing फॉर्म आएगा। अगर नहीं लगा है तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, आई मीन यूज टू के बाद जनरली हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो वही आएगी। अब दो एग्जाम्पल्स देखती हूँ। आई एम यूज टू रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। आई यूज टू रीड न्यूज़पेपर। अब ये दो सेंटेंसेस हैं और ये दोनों ही सही हैं। कैसे? यूज टू के बाद अगर इज, एम, आर या वॉज, वर में से कुछ लगता है तो यूज टू के बाद हम वर्ब का ing फॉर्म लगाते हैं, और अगर यूज टू से पहले इसमें से कुछ भी नहीं लगा, मतलब बी की कोई भी फॉर्म नहीं लगी है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, ये कंफ्यूजिंग होता है, समझ में आना चाहिए सबको। ऑलराइट, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रूल नंबर 54। चलिए, नेक्स्ट इज, हमने ए और एन के एक्सेप्शंस और ए और एन का एक्यूरेट यूजेज तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। नाउ हम लोग डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करने वाले हैं, और सबको पता है डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल द, ठीक। तो यहाँ पर मैं कॉमन यूजेस आपको बताने वाली हूँ कि आर्टिकल द आपको कहाँ कहाँ लगाना होता है, ठीक है। तो पहला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, इसमें लिस्ट है जिनके साथ फिक्स्ड है कि आर्टिकल द लगेगा ही लगेगा। देखो कौन कौन से हैं। सीरीज़ ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। बेज या गल्फ्स के नेम हो जाए, जैसे बे ऑफ बंगाल तो द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। उसके बाद माउंटेन नेम्स आ जाएं तो उसके साथ भी आप लोग आर्टिकल द लगाते हो। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, इसके साथ भी आप आर्टिकल द लगाते हो। कैनाल्स के नेम के साथ, एरोप्लेन्स के नेम्स के साथ, शिप्स, प्लेन्स, इन सब के नेम्स जब आ जाते हैं तो इन सब के साथ आप आर्टिकल द लगाते हो। रिलीजियस बुक्स के साथ के नाम के साथ आप आर्टिकल द लगाते हो। रिलीजियस बुक्स एज इन द बाइबल, द गीता, द भगवद गीता, द कुरान, इन सब के साथ आप लोग क्या लगाते हो, आर्टिकल द का यूज़ करते हो। उसके बाद गवर्नमेंट ब्रांचेस का नाम आ जाए तो आप आर्टिकल द लगाएंगे। आर्म्ड फोर्सेस, नेम ऑफ डेजर्ट्स, इन सब के साथ भी आर्टिकल द लगता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम आ जाए उसके साथ भी आर्टिकल द लगता है, फॉर एग्जाम्पल द बीजेपी, ठीक है ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल द गिटार, द वायलिन, द फ्लूट, इन सब के साथ भी आप आर्टिकल द लगाते हो। रिवर्स का नाम, द गंगा, द यमुना, इन सब के साथ आप आर्टिकल द लगाते हो। ओशंस के नेम के साथ आप आर्टिकल द लगाते हो। सीज के नेम के साथ आर्टिकल लगाते हो। और जो चीज़ें अपने आप में यूनिक है, मतलब हम उनको ओवरऑल देखें तो एक ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ सन, तो कितने सन है, एक, द सन, ठीक है। तो आप इन जो यूनिक होती हैं, वन ऑफ देयर काइंड होती हैं, उन चीज़ों के नाम के साथ भी आप आर्टिकल द का यूज़ करते हो।
ऑलराइट, तो ये लिस्ट आपके सामने है और आप लोग इसकी एग्जांपल्स किसी भी बुक से भी देख सकते हो, अदरवाइज़ आपको पता ही है कौन से डिजर्ट्स के नाम है, कौन से सीज़ के नाम है, कौन से ओशंस के नाम है, ये तो जनरल चीज़ है, सबको पता होनी चाहिए। ठीक, अब एक यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया है, क्या है, नेम ऑफ माउंटेन रेंजेस आर प्रिसीडेड बाय आर्टिकल द बट माउंटेन पीक्स आर नेवर प्रिसीडेड बाय। माउंटेन रेंज की जब बात होती है ना तो उसके साथ आप आर्टिकल द लगाते हो, लेकिन अगर माउंटेन पीक की बात की गई हो उसके साथ आप आर्टिकल द नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल यू से द हिमालयास, क्योंकि ये माउंटेन रेंज है, ठीक है, आप ये बोलते हो, लेकिन यू विल नेवर से द माउंट एवरेस्ट, द माउंट आबू, क्योंकि ये एक पीक है, तो यू विल ओनली से माउंट एवरेस्ट, द नहीं लगाओगे, तो माउंटेन पीक के साथ नहीं लगता, माउंटेन रेंज के साथ लगता है। ठीक, ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, यूजेज ऑफ आर्टिकल द। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, इधर ही देख लेते हैं। चलो, आपका सेकेंड पॉइंट क्या है, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। किसी भी अखबार का नाम, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो या किसी भी भाषा में हो, उन सब के साथ आप आर्टिकल द लगाते हैं व्हेन राइटिंग इट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द अमर उजाला, द डेली एक्सेलसियर, किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आपको हो, आप उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हो। नेक्स्ट, नेम ऑफ कंट्रीज़ ओनली वंस विच आर रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। जिन कंट्रीज़ का नाम आप एब्रीविएटेड फॉर्म में बोलते हो, मतलब उसकी एब्रीविएशन होती है, उसके साथ आप लोग क्या लगाते हो, आर्टिकल द, जैसे द UAE, द USSR, या फिर द यूनाइटेड किंगडम UK, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द USA। तो जो एब्रीविएटेड फॉर्म्स होती हैं कंट्रीज़ के नेम में, वहाँ पर हम आर्टिकल द लगाते हैं। जनरली वी नेवर से द इंडिया, द बांग्लादेश, हम कभी ऐसा नहीं बोलते, किसी कंट्री के साथ द नहीं लगाते। हाँ, जिन कंट्रीज़ का नाम क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। प्लूरल फॉर्म में मतलब उसके एंड में S या ES लगता है। फॉर एग्जाम्पल फिलीपींस, है ना, आप द लगाओगे, द नीदरलैंड्स। अब यहाँ पर जो नेम है वो प्लूरल मतलब S या ES से एंड हो रहा है, तो उसके साथ भी आप आर्टिकल द लगाते हो। ठीक, फोर्थ पॉइंट, सुपरलेटिव डिग्री। ये मैंने पहले ही बताया कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ इट्स अ मस्ट कि हम आर्टिकल द का यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है ना, ये सबको पता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यूज़ नंबर 6। अच्छा, पहले 5 पढ़ लेते हैं। अब देखो, हमें ये तो पता है कि जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ तो मस्ट है, उसके साथ तो ज़रूरी है आर्टिकल द लगना ही लगना है। क्या कभी कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं? जनरली नो, लेकिन देयर आर सर्टेन केसेस कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द आता है। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, दिस इज़ केस नंबर 1 एंड दिस इज़ केस नंबर 2। सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखिए, मैं आपको जनरल वे में समझा देती हूँ। देखो, सेंटेंस क्या है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। अब इस तरह के सेंटेंसेस को मैं बड़ी आम भाषा में समझाने के लिए बोलती हूँ जितना उतना वाले सेंटेंसेस। मतलब जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छी लाइफ बनेगी, जितना अच्छा खाना खाओगे उतने हेल्दी होगे, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी अच्छी बॉडी बनेगी, है ना, जितना उतना वाले सेंटेंसेस। तो व्हेन यू टॉक इन दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस या इस तरह की स्टेटमेंट्स आप रेफर करते हो तो आप हमेशा एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हो और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ जितना काम करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, उतना अच्छा मिलेगा, तो मैं कैसे बोलूँगी, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट। अब ये जो मोर है, मच, मोर, मोस्ट कंपैरेटिव डिग्री है। द मोर यू गेट, जितना काम करोगे उतना मिलेगा, द मोर यू गेट। और ये कंपैरेटिव डिग्री, इसके साथ आर्टिकल द, इसके साथ आर्टिकल द, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा होगा, हायर, कूलर, कंपैरेटिव डिग्रीज, आर्टिकल द। तो ऐसा भी एरर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे आर्टिकल द नहीं दिया होगा, बोला होगा फाइंड द एरर, तो आपको पता है यहाँ पे आर्टिकल द आना है, एरर यहाँ पर है ना। नेक्स्ट, द मोर शुगर यू पुट इन द डिश द स्वीटर इट इज़। जितनी शुगर डालोगे उतनी वो मीठी होगी, है ना। तो द मोर एंड द स्वीटर, दोनों कंपैरेटिव और आर्टिकल द। ठीक, सो दिस इज केस नंबर 1। केस नंबर 2,
देखो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो जनरली हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम लोग दैन लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल टॉलर दैन, स्मार्टर देन, पुअरर देन, मोर ब्यूटीफुल देन. लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लग जाता है, ऑफ द 2, ऑफ द 3 ऐसे करके, कंपैरेटिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन नहीं लगा है, ऑफ लगा है, उस वक्त भी याद रखना इसके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा. फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, शी इज़ द पुअर और ऑफ द 2, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगा, ऑफ द 2, 3 जो भी बोला हो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लग गया, आर्टिकल द. ठीक है, ये मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे स्टेटमेंट टाइप में आप लोगों को ऐसे रूल लिख के नहीं बताया, सिर्फ सेंटेंस के साथ बता दें क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बस एक तरीका टाइप ऑफ सेंटेंस याद कर लो कि ऐसा सेंटेंस लिखा होगा तो ये चीज़ें उसमें होनी ही चाहिए. ठीक, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग कब लगाते हैं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए रूल पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, द इज़ मैंडेटरी बिफोर अ थिंग विच इज़ ओनली वन ऑफ अ काइंड इन द यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में कोई चीज़ एक ही है तो उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं. जैसे द मून यूनिक है, द अर्थ यूनिक है, एक है, द सन, तो इन चीज़ों के नेम के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. ये सबको पता है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नया बता रही हूँ. नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर आ जाती है मेटाफर की बात, या फिर जब हम एक पर्सन को किसी और पर्सन से कंपैरिजन करते हुए बताते हैं. कंपैरिजन एज इन कि फॉर एग्जांपल तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, मेरी क्लास में बहुत अच्छे एक्टर हो. ठीक है, तुम फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, तो मैं तुम्हें हो सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के बेस्ट एक्टर से कंपेयर करते हुए तुम्हारी बात करूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ यू आर द अमिताभ बच्चन ऑफ माई क्लास. ठीक है, अब किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है किसी इंसान का नाम. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, किसी भी इंसान के नाम के साथ हम आर्टिकल द नहीं लगाते. मैं कितनी भी फेमस हो जाऊँ, आई नेवर से द तान्या. ठीक है, आप कितने भी फेमस हो जाओ, कितने भी नोन हो जाओ, कितने भी पॉपुलर हो जाओ, आप कभी भी अपने नाम के साथ आर्टिकल द नहीं लगाते. फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन, ही इज़ वेरी मच फेमस, है ना, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो, लेकिन उनके नाम के साथ कभी भी आपने देखा होगा कहीं पर भी आर्टिकल द नहीं लगा है. किसी के नाम के साथ हम आर्टिकल द तब लगाते हैं जब उसके नाम को एज अ मेटाफर यूज़ कर रहे हैं. एज अ मेटाफर एज इन किसी और में उसको एज अ क्वालिटी हम लोग दिखा रहे हैं. ठीक है, तो अब देखो मैंने बोला कि तुम हमारी क्लास के अमिताभ बच्चन हो. अब ऐसा तो नहीं है कि तुम अमिताभ बच्चन हो, क्योंकि तुम एक्टिंग अच्छी करते हो इसीलिए मैंने उसके साथ कंपैरिजन करते हुए तुम्हें द अमिताभ बच्चन बोला. तो इस तरह के केसेस में भी हम आर्टिकल द लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज़ द महात्मा गांधी ऑफ अवर क्लास. अब महात्मा गांधी के नेम के साथ तो हम लोग आर्टिकल द नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हमने कंपैरिजन किया, किसी और को महात्मा गांधी बोला, तो हम आर्टिकल द लगा रहे हैं. ही रवि इज़ द विराट कोहली ऑफ अवर टीम. हम विराट कोहली के नाम के साथ, जितने भी अच्छे वो प्लेयर हो जाएं, हम उनके नाम के साथ कभी भी आर्टिकल द नहीं लगाएंगे. लेकिन जब मैं किसी और को एज विराट कोहली बता रही हूँ क्योंकि उसमें विराट कोहली जैसी क्वालिटीज़ हैं, तो उस वक्त मैं उसके नाम के साथ आर्टिकल द का यूज़ कर रही हूँ. अब विराट कोहली के नाम के साथ नहीं, जिसको मैं एज क्वालिटी उसमें बता रही हूँ, उसके साथ आर्टिकल द लगाऊंगी. तो ही इज़ द विराट कोहली ऑफ अवर टीम. Done everybody? तो these are the uses of article the. चलो आगे बढ़ते हैं. फिर नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 55. आर्टिकल द से ही इसका यूजेज है, लेकिन एडजेक्टिव की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. यूज ऑफ द प्लस एडजेक्टिव. वेनेवर द आर्टिकल द इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव इट डिटर्मिन्स द होल ग्रुप. अब जब किसी एडजेक्टिव के साथ, किसी क्वालिटी वर्ड के साथ जब आर्टिकल द लग जाता है, तो ऐसा नहीं है कि अब देखो द एडजेक्टिव किसी के साथ लगता है तो वो स्पेसिफिक यूनिक थिंग्स के साथ लगता है, तो ऐसा नहीं है वो क्वालिटी यूनिक है, वो पूरी होल ग्रुप को, होल क्लास को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ द रिच. द रिच का मतलब क्या होता है, वो पूरी ग्रुप, रिच पीपल. ठीक है, मुझे रिच पीपल नहीं बोलना, मुझे बोलना है द रिच लिव्स इन हायर सोसाइटीज़. मतलब द रिच मतलब रिच पीपल. ठीक है, लेट्स से मैं बोलूँ द पुअर. पुअर इज़ एन एडजेक्टिव. पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, है ना, ये भी एक एडजेक्टिव है. जब इसके साथ आर्टिकल द लगा दिया तो द पुअर का मतलब क्या हो गया, पुअर पीपल. समझ में आया. तो जब एक क्वालिटी वर्ड के साथ, या फिर जनरली हम बोल सकते हैं कि हम पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के साथ जब आर्टिकल द लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है,
आर्टिकल वो क्या बन जाता है, वो पूरी की पूरी उस ग्रुप को रेफ़र करता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब पॉइंट इज़ कि मैं ऐसा लिख दूँ, द रिच लिव और लिव्स इन दीज सोसाइटीज़। लेट्स से एक सेंटेंस में यहाँ पर लिख रही हूँ। अब मैं आपको सिर्फ जनरली ये पूछ रही हूँ, एक आम तौर पर क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि यहाँ पर लिव आएगा या लिव्स आएगा, बताओ क्या आएगा। यहाँ पर लिव आएगा। जब कोई चीज़ सिंगुलर होती है और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है तो फर्स्ट फॉर्म हम प्लूरल तरीके से लिखते हैं, लिव्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर द रिच का मतलब कोई एक रिच नहीं है, वो पूरे के पूरे लोगों को रेफ़र कर रहा है, ज़्यादा को, पूरे के पूरे क्लास को रेफ़र कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा वर्ब लगाएंगे जो हम प्लूरल वर्ड्स के साथ लगाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिव लगाएंगे, ठीक। तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी याद रखना, प्लूरल आएगी, क्योंकि ये प्लूरल हो जाते हैं, ठीक। चलो, दिस इज़ रूल नंबर 55। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। रूल नंबर 56 क्या बोला है, वेन एवर सेम नाउन्स आर कनेक्टेड बाय प्रेपोजिशंस, इन दैट केस वी यूज़ बोथ द नाउन्स इन द सिंगुलर फॉर्म। जब सेम नाउन्स एक प्रेपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं तो हम उन नाउन्स को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस लिखूँ, villages are devastated। devastated मतलब बर्बाद हो गए, ठीक है, destroyed। अब यहाँ से जो मेरे को रूल बताया है वो उसका मतलब क्या निकल के आता है, देखो villages क्या हो गया, नाउन, कोई भी नेम, अगेन सेम नाउन, एंड these same nouns are connected by a preposition after, है ना। तो रूल क्या कहता है कि जब एक सेंटेंस में दो सेम नाउन्स एक प्रेपोजिशन से कनेक्टेड होते हैं तो वो क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। मतलब हम विलेजेस नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, विलेज आफ्टर विलेज। अब सिंगुलर बोलेंगे तो वर्ब भी इज आर नहीं आएगा, आएगा इज। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, विलेज आफ्टर विलेज इज डिवास्टेटेड, ठीक है। लेट्स से pages after pages are turned by her। तो अगेन पेज और पेज आफ्टर ने ज्वाइन किया तो पेज आफ्टर पेज इज टर्न्ड बाय हर। तो यही पॉइंट है कि when two same nouns are connected by a preposition or connected with a preposition, nouns should be singular, and if the nouns are singular, verb is also singular। ओके, सो दिस इज़ योर रूल नंबर 56। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 57 देखो सब लोग। रूल नंबर 57 में हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। अब पहले एक सेंटेंस लिखूंगी, उसके बाद मैं डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। लेट्स सी इफ आई से यू आर स्टडिंग, aren't you? क्वेश्चन मार्क। तुम पढ़ रहे हो या नहीं, ऐसा हम लोग पूछते हैं, है ना। तो ये जो aren't you ये वाला पार्ट है जो मैंने अपनी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए बोला, इस पार्ट को मैं क्या बोलती हूँ, एक क्वेश्चन टैग, ठीक है। एक क्वेश्चन टैग हमारी स्टेटमेंट के बाद लगता है और हम उसे क्यों लगाते हैं, जस्ट टू कंफर्म कि जो स्टेटमेंट मैंने कही है वो सामने वाला उससे अग्री कर रहा है या नहीं। जस्ट टू कंफर्म द स्टेटमेंट जो मैंने कही है, ठीक है। तुम आ रहे हो ना, आ रहे हो या नहीं, तुम पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो या नहीं, तुम खाना खा रहे हो या नहीं, है ना। ऐसा करके हम लोग पूछते हैं ना, अपनी ही स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए एक वापस से क्वेश्चन लगा देते हैं अपनी स्टेटमेंट के साथ। उसी क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तो ये होता है क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग से हमको एरर्स कैसे आते हैं कि क्वेश्चन टैग लिखना कैसे होता है, तो कुछ मुश्किल नहीं है। पॉइंट नंबर 1 याद रखना है क्वेश्चन टैग का, कि जो आपका सेंटेंस है अगर वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब उसमें नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स को यूज़ नहीं किया है, तो जो आपका क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा, मतलब उसमें क्या आएगा, नॉट आएगा, ठीक।
पॉइंट नंबर 2, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब क्वेश्चन टैग में नो नॉट नहीं आएगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक। फर्स्ट लेते हैं कि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ही हैज़ प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला, ठीक है, खेला या अच्छा खेला या नहीं, ठीक है, उसने अच्छा खेला या नहीं, ऐसा करने के लिए तो इसका हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब है हैज़, तो हमारा क्वेश्चन टैग किससे शुरू होगा, हैज़। अब सेंटेंस इज पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, नेगेटिव, हैज़ नॉट बोलेंगे तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए मैं हैज़ेंट लगाते हैं, एन ऊपर कॉमा आता है और टी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्या होता है सब्जेक्ट, हैज़ेंट ही, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग। एग्जाम्पल नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव, ही हैज़ नॉट प्लेड वेल, आपका सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं आएगा तो विल अगेन टेक द हेल्पिंग वर्ब हैज़ और ही, क्वेश्चन मार्क। समझ आया? दिस इज हाउ यू राइट व्हाट, क्वेश्चन टैग्स। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही ईट्स फ्रूट, ठीक है, ही डज नॉट ईट फ्रूट। अब मैं आपको बोलूँ इसका क्वेश्चन टैग बताओ क्या आएगा, तो फर्स्ट इज़ पॉजिटिव और यहाँ पे तो कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, तो देखो जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डज, डजंट ही, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही डजंट ईट फ्रूट, डज ही, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ यू राइट क्वेश्चन टैग। तो आपको एरर कैसा आएगा क्वेश्चन टैग पे, लेट्स से आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़ होगा तो आपको वहाँ पे डज दे दिया होगा, लेट्स से आर होगा तो आपको इज़ दे दिया होगा, तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ करो, कहाँ पर, क्वेश्चन टैग में। और पॉजिटिव नेगेटिव वाला हमेशा याद रखना कि सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 58 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 58 क्या कहता है, यूजेज ऑफ प्रेपोजिशंस इन, ऑन, एट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको कॉमनली भी बहुत बार यूज़ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बातचीत करते वक्त इन, ऑन, एट को कहाँ लगाना होता है, कैसे लगाना होता है। और एग्जाम्स में अगर प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले हम इन, एट का यूज़ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, कि प्लेस या पोजीशन बताने के लिए हम इन, एट और ऑन को कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो इन का यूजेज मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन का यूजेज क्या होता है, रेस्ट बताता है और किसी एरिया के अंदर, है ना, किसी एरिया के अंदर कोई चीज़ है और रेस्ट पे है तो वो इन बताएगा। एट क्या बताता है, पर्टिकुलर पोजीशन, कैसे अभी एग्जांपल बताऊंगी आप लोगों को। और जो ऑन है वो किसी सरफेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रही हूँ तो मैं बोर्ड के सरफेस पे लिख रही हूँ, बोर्ड पर लिख रही हूँ, तो किसी भी सरफेस के ऊपर जब हमने बोलना हो, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, उसके लिए हम लोग ऑन लगाते हैं, ठीक है। विल टेक सम एग्जाम्पल्स एंड यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो ही इज sitting in the, oh sorry, चलो इन बोल दिया मैंने, डैश द पार्क, ठीक है। नंबर 2, he is sitting dash the sofa, there is a chair dash the room dash the corner. Okay, number 4,
his house is dash the end of this lane. यहाँ पर जो मैंने 4 ब्लैंक्स दिए हैं, इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपके पास यही 3 ऑप्शंस है, इन, ऑन और एट. फर्स्ट वन देखते हैं. ही इज सिटिंग डैश द पार्क. पार्क के में बैठते हैं ना, पार्क के एरिया के अंदर. सिटिंग इन द पार्क. सोफ़ा पर बैठते हैं, सोफ़ा के सरफेस के ऊपर बैठते हैं. सिटिंग ऑन द सोफ़ा. राइटिंग ऑन द वॉल. राइटिंग ऑन द बोर्ड. ऐसा है ना. देयर इज़ अ चेयर डैश द रूम. रूम में एक चेयर है कॉर्नर पर. देयर इज़ अ चेयर इन द रूम. और रूम की पर्टिकुलर पोजीशन पर. पर्टिकुलर पोजीशन कौन सी? रूम का कॉर्नर. तो एट द कॉर्नर. ठीक है, पूरे एरिया को हम नहीं लेंगे, एरिया की एक पर्टिकुलर पोजीशन एट द कॉर्नर. ठीक है, एट द एंड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन. ठीक है. हिज हाउस इज डैश द एंड ऑफ द लेन. अगर सिर्फ लेन बोला होता तो वी कैन यूज़ इन, है ना, वी कुड यूज़ इन. लेकिन लेन का पर्टिकुलर बोल दिया कि लेन के आखिर में, एंड में, तो एट द एंड ऑफ द लेन. तो किसी भी एरिया की पर्टिकुलर पोजीशन बोली हो तो एन, किसी एरिया के अंदर बोला हो तो इन, किसी सरफेस के ऊपर बोला हो तो ऑन. ये प्लेस और पोजीशन बताता है, इन, एट और ऑन. दिस इज इट्स फर्स्ट यूजेज. ये इनका फर्स्ट हो गया. अब इन, ऑन और एट को हम लोग टाइम रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. इनका यूजेज हम लोग टाइम के लिए भी करते हैं. तो इन हम कैसा टाइम के लिए बताते हैं, एट कैसा टाइम बताता है, और ऑन कैसा टाइम बताता है. ठीक है. तो ऑन आप लगाते हो डेज़ के साथ एंड डेट्स के साथ. डेज़ और डेट्स के साथ आप लोग क्या लगाते हो? ऑन लगाते हो. एट लगाते हो पर्टिकुलर टाइम के साथ. पर्टिकुलर टाइम कैसा अभी बताती हूँ मैं आपको. और इन आप लोग लगाते हो, कोई ईयर दे दिया है, कोई मंथ दे दिया है, सेंचुरी बोल दिया है, एटसेट्रा. इन सब के साथ आप लोग इन लगाते हो. विल टेक अ फ्यू एग्जाम्पल्स. आई शैल मीट यू डैश मंडे. सेंटेंस नंबर 1. Sentence number 2, he reached Delhi dash 4 PM. ठीक है. 3, his father died dash 1960. ऑल राइट. चलो अब देखते हैं हम लोग कहाँ पे क्या लगेगा. आई गेस आप लोग सेंटेंस रीड करके पढ़ भी लोगे. क्या बोला है? आई शैल मीट यू डैश मंडे. डे लगा है ऑन मंडे. ही रीच डेली डैश 4 PM. पर्टिकुलर टाइम एट 4 PM. राइट. उसके बाद हिज फादर डाइड डैश 1960. ईयर का नाम दिया है इन 1960. तो इस तरीके से हम लोग क्या लगाते हैं? इन, ऑन और एट का यूज़ करते हैं. इसके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को बता रही हूँ, वो भी नोट कर लेना, ताकि ये इन एंड ऑट का, इन एट और ऑन का यूज़ यहीं ख़त्म हो जाए. चलो देखो अब ध्यान से. जब हम टाइम ऑफ डे की बात करते हैं, टाइम ऑफ डे क्या हुआ? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग. ठीक है. नून, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट. ये हो गया आपका टाइम ऑफ डे. तो इसके साथ हम लोग क्या क्या लगाते हैं यहीं से देख लो. मॉर्निंग के साथ इन द मॉर्निंग. ठीक है. इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. ऑल राइट. इन सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं. ऑल राइट. उसके बाद एट नून, एट नाइट, एट मिडनाइट. ऑल राइट. नून का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम, दिन के 12 बजे. मिडनाइट का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम, रात के 12 बजे, 12 AM. तो इनके साथ पर्टिकुलर हो गया तो एट. और नाइट को भी हम पर्टिकुलर मानते हैं, इसलिए हम नाइट के साथ भी क्या लगाते हैं? एट का यूज़ करते हैं. उसके अलावा आपको ऐसे वर्ड्स आ जाए लाइक सनराइज, सनसेट, डस्क, डॉन. इन सब के साथ भी आप लोग क्या लगाते हो? एट लगाते हो. ठीक है. तो ये हो गया आपका रूल नंबर 58. जल्दी से आ जाते हैं रूल नंबर 59. देखो रूल नंबर 59 क्या बोला है. रूल नंबर 59 में द वर्ड गुड इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्रेपोजिशन एट.
गुड वर्ड के बाद हम लोग प्रेपोजिशन एट लगाते हैं। कब? जब हम बोलते हैं कि तुम इसमें अच्छे हो, तुम इसमें अच्छे नहीं हो। तो जनरली मैं बोलूँ कि तुम डांस में अच्छे हो या फिर तुम फुटबॉल में अच्छे हो, तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, यू आर गुड इन डांस, गुड इन डांसिंग, गुड इन फुटबॉल। बोलने में ये सही लगता है लेकिन ग्रामेटिकली गलत होता है। वी नेवर से, वी शुड नेवर से गुड इन, इट्स ऑलवेज गुड एट। ठीक है, तो शी इज़ वेरी गुड एट ज्योग्राफी, good at, not in. रोहन इज़ गुड एट फुटबॉल, गुड एट अगेन, नॉट गुड इन। तो कभी गुड इन बोल दिया या कभी सेंटेंस में भी एग्जाम में दिया होता है गुड इन, तो वो गलत है। गुड एट, किसी चीज़ में अच्छे हो तो गुड एट मैथमेटिक्स, गुड एट इंग्लिश, गुड एट हिंदी, व्हाटएवर। ओके, चलो, सो दिस इज़ योर रूल नंबर 59। रूल नंबर 60, लास्ट रूल आज की क्लास का और बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन अनटिल अनलेस। अब देखो, ये एक क्लास में मैंने आप लोगों को पूछा भी था कि मुझे कमेंट करके बताओ कि अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस होता है। आप में से कुछ ने कमेंट किया भी था और कुछ ने नहीं भी किया था। तो अगर किसी को नहीं पता है तो अभी समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि हाँ सेंटेंस में तो पता चल जाता है यहाँ अनटिल लगेगा या अनलेस, लेकिन एक्चुअल में पता नहीं है क्या डिफरेंस है। तो अनटिल और अनलेस का मतलब क्या होता है? देखो, ये सिमिलर वर्ड्स होते हैं लेकिन इनका जो यूजेज होता है वो सेंटेंस में, सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सेंटेंस में कैसे यूज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग होता है। जब हम अनटिल की बात करते हैं तो अनटिल हमेशा टाइम ओरिएंटेड सेंटेंस में लगता है। ठीक है, और इनका हिंदी में मतलब बोलें तो होता है जब तक। ठीक है, जब तक ऐसा होगा तब तक हम बोलते हैं। ठीक है, जब तक मैं ना आ जाऊँ, जब तक ये ना हो जाए, तो जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम अनटिल या अनलेस लगाते हैं। ऑलराइट, अब अनटिल हमेशा टाइम ओरिएंटेड सेंटेंसेस में दिया होता है जहाँ पे एक टाइम लिमिट दी हो, और अनलेस जो है वो कब दिया होता है, जब हमें कोई एक्शन को करना हो, कि जब तक कोई एक्शन नहीं हो जाता तब हम अनलेस लगाते हैं। और जब तक कोई टाइम हमें ना बताया हो कि जब तक 4 नहीं बजते, जब तक वो नहीं आ जाता, जब तक शाम नहीं हो जाती, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग अनटिल लगाते हैं। यहाँ पे 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, आप लोग ये सेंटेंसेस रीड करके बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि क्या आना चाहिए। वेट फॉर मी अनलेस और अनटिल सनसेट। सनसेट क्या? सनसेट तक मेरा वेट करो, या जब तक सनसेट नहीं होता तब तक मेरा वेट करो, है ना। तो सनसेट एक टाइम हमें दे दिया, एक टाइम लिमिट हमें दे दी कि तब तक, तो क्या आ जाएगा? अनटिल आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, यू कैन नॉट पास अनलेस और अनटिल यू स्टडी हार्ड। अब पास नहीं होगे जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक मेहनत नहीं करोगे, मतलब कोई एक्शन करना पड़ेगा, कोई टाइम नहीं दिया, कोई काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो अनलेस। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज अप अनलेस और अनटिल 3 o'clock। 3 बजे टाइम दिया है तो अनटिल। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है अनटिल और अनलेस में। अब एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स का यहाँ पे आता है कि चलो ठीक है, अनटिल का मतलब तो समझ आ गया, ये टिल का क्या मतलब है? टिल वर्ड भी तो हम लोग टाइम लिमिट के लिए यूज़ करते हैं, टाइम ओरिएंटेड होता है ये। तो टिल और अनटिल में इन जनरल कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, जब सेंटेंस शुरू होता है तो हम टिल नहीं लगा सकते बट अनटिल लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई टेक एन एग्जाम्पल, लेट्स से until or till 30 I would complete my wish list। ठीक है, 30 तक मैं अपनी विश लिस्ट कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा बोला मैंने। तो अब यहाँ पर बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में टाइम लिमिट क्या दिया? 30 साल। ठीक है, 30 की उम्र दी है। अब बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में अनटिल या टिल हमें 2 ऑप्शंस हैं। अब टाइम ओरिएंटेड हम अनटिल भी लगा सकते हैं, टिल भी लगा सकते हैं, दोनों सही हैं, लेकिन फ़र्क क्या है कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज़ हुआ है, तो स्टार्टिंग में टिल नहीं लग सकता, स्टार्टिंग में अनटिल लगेगा, बस इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, सो दीज आर 60 रूल्स जो हमने अभी तक कवर कर लिए हैं। इनमें से किसी भी रूल में कोई डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर कर पाऊँ। ऑलराइट, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह फॉलो कर लो, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर अपडेट आप लोगों को मिलता रहता है। ठीक है ना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।